नमस्कार। विचित्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो ज्योग्राफी में टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्जिट्यूड्स। तो यहाँ अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें तो जो रेखाएं इस तरह से दिखाई देती हैं आपको मैप पे यानी मानचित्र पे और ग्लोब पे, तो उन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं सीधी दिखाई देती हैं खड़ी, तो उनको कहते हैं देशांतर रेखा। इनके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इन रेखाओं की जरूरत ही क्यों है। यानी कि मैप में आपने देखा होगा लाइंस ऐसे ऐसे हो रही होती हैं, ऐसे लाइंस होती हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं कि दोनों, ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि पृथ्वी पर ये रेखाएं खींची जा रही हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं, मतलब मानी गई हैं कि ये रेखाएं इतनी डिग्री की और इतनी डिग्री पे ये हैं। तो इन रेखाओं की जरूरत ऐसे पड़ी कि जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमें एड्रेस की जरूरत होती है, पता तो होना ही चाहिए ना। कुरियर वाले को दें या डाकिया को दें तो आपके पास एड्रेस होना चाहिए। तो वैसे ही अगर मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, या मान लीजिए कोई रॉकेट है या रॉकेट को आपको किसी जगह गिराना है, तो रॉकेट में कौन सी चीज फीड करी जाए कि वो निश्चित और नियत स्थान पर ही जाकर गिरे। तो उन सब चीजों के लिए ये रेखाएं एक एड्रेस का काम करती हैं कि इतनी दूरी पर, मतलब अभी आप जब देखेंगे, जब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पृथ्वी के किसी भी जगह के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आप ज्ञात कर सकते हैं, और वो कहा जाए उस जगह का बिल्कुल सही एड्रेस होता है। जैसे कहें गूगल मैप वगैरह जो काम करते हैं वो सब इन्हीं चीजों से काम करते हैं। ठीक है, चलिए इन चीजों को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी की आकृति लगभग ये मैंने बनाई है। तो ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, नीचे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अक्षांश रेखाएं जैसे मैंने बताई कि ऐसे होती हैं, देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं। अब इसको अक्षांश रेखाओं को जरा अच्छे से समझें। अक्षांश रेखाओं को कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा, जो प्रधान अक्षांश है वो है 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। जो ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव वाला, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रधान जो अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री। तो अब कहा जाता है कि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी भी तरफ किसी भी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी कि मान लीजिए ये जो बिंदु है और विषुवत रेखा का केंद्र, केंद्र से कोण बनाया है इसने, मान लीजिए ये कोण बना 10 डिग्री का। तो इस जगह जो रेखा खींची जाएगी वो 10 डिग्री अक्षांश होगी। विषुवत रेखा के दक्षिण या उत्तर में किसी स्थान पर उसके केंद्र से जो कोणीय दूरी होती है वही कहलाती है अक्षांश रेखा। अगर ये दूरी 1 डिग्री की बनती है तो यहाँ 1 डिग्री अक्षांश होगा। अब यहाँ जगह कम है
1 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते मान लीजिए 50 डिग्री अक्षांश, यहां पर करते करते यहां लास्ट में जो पॉइंट आता है वो आता है 90 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री कैसे कि यहां से अगर आप ये एंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा 90 डिग्री का, तो लास्ट वाला जो अक्षांश होगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसे ही जैसे ऊपर गए वैसे ही नीचे आएंगे। मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव में नीचे यहाँ जो एंगल बना, मान लो 20 का एंगल बनाया नीचे, तो यहाँ 20 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते एक एक अक्षांश करके यहाँ तक आएंगे तो 90 आएंगे। यानी कि ऊपर भी 90 है यहाँ 0 से, और नीचे भी 90 अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ कुल संख्या जो अक्षांश की मानी गई वो कितनी होगी, 90 ऊपर और 90 नीचे, और एक ये 0 वाला अक्षांश, तो 90 प्लस 90 प्लस 1, तो ये कितने हो गए 180। तो अक्षांशों की जो बात कही जाए कि अक्षांश कुल कितने हैं, तो विषुवत रेखा के साथ ये जो कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर। यानी कि 0 से अगर 1 डिग्री अक्षांश तक आप चले तो 111 किलोमीटर चलेंगे। मतलब दो अक्षांश के यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ये 111 करते करते ये 90 तक जाएंगे, और यहाँ आकर ये जो अक्षांश होता है 90वां अक्षांश, ये ऊपर के और नीचे के, ये बिंदु के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये किसके रूप में रहते हैं, बिंदु के रूप में। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सी है, तो यहाँ पृथ्वी की चौड़ाई ज्यादा है, फिर ऊपर कम होती गई है, जियोड शेप है ना, जियोड, तो सबसे जो बड़ा अक्षांश है वो है 0 डिग्री अक्षांश, या कहें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। सबसे छोटा कौन सा होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों बिंदु के रूप में रहते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहां बात करें हम, तो कुछ अक्षांश हैं जो विशेष रूप से उनको विशेष नाम दिए गए, कि यहाँ एक है 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ। अब ये नॉर्थ की तरफ है उत्तरी गोलार्ध में, तो उसको बोलेंगे नॉर्थ। यहाँ जो इधर भी 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ध्यान रखें, जो विषुवत रेखा से ऊपर के अक्षांश हैं वो कहलाते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले कहलाते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो अक्षांश है उसे कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक, ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी। दक्षिणी 66.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं एंटार्कटिक,
अक्षांश रेखा। 66.5 नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक अक्षांश रेखा। ठीक है, बीच के मैं हटा ही देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्कटिक अक्षांश रेखा। ठीक है, स्पेशली इन रेखाओं को बहुत पूछा जाता है, इन 3 रेखाओं। 0 डिग्री को मैंने बता ही दिया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। इन तीनों को ज्यादा पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो इतने से इतने बीच में रहती हैं। समझने की कोशिश करें कि सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत इतने बीच में ही ट्रेवल करती हैं एक साल में। मतलब पहले लंबवत, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य। सूर्य छोटा नहीं है, लेकिन सूर्य बड़ा है, लेकिन यहाँ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो सूर्य की लंबवत किरणें यहां पड़ेंगी जब ये स्थिति होगी 0 डिग्री अक्षांश के सामने। फिर सूर्य की स्थिति धीरे धीरे करके यहां आएगी 23.5 डिग्री, यहां से फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा यहां तक। तो इसकी जो लंबवत किरणें हैं, सीधी सीधी किरणें, इससे ऊपर नहीं जाता सूर्य। ठीक, तो इनकी लंबवत किरणें केवल यहीं तक चमकती हैं। सही बात कही जाए तो सूर्य ट्रेवल नहीं करता, सूर्य विचलित नहीं होता, सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर ही रहता है। लेकिन पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, मूव करती है ऊपर नीचे। यहां सूर्य से मैंने समझाया है आपको, यहां विचलित जो होती है वो पृथ्वी होती है ऊपर नीचे, सूर्य अपनी जगह ही रहता है। ये समझाने के लिए आपको बताया कि सूर्य की किरणें लंबवत 0 यहाँ पर पड़ती है 0 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर और 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, जब 23.5 डिग्री यहाँ कर्क रेखा पर चमकता है सूर्य, तो हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता है इंडिया में। समझ रहे हैं, यहाँ गर्मी का सीजन होता है। और जब सूरज जा रहा होता है यहाँ मकर रेखा की तरफ, यानी मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नीचे वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे मकर रेखा की तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो वहां दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में सूर्य यहाँ होता है। तो यहाँ के जो एरिया है, ये मान के चलें यहाँ हमारे इंडिया की स्थिति है, इंडिया के बीच से होकर जा रही है कर्क रेखा। ठीक है, तो जब यहाँ सूर्य होगा तो जाहिर सी बात है कि लंबवत किरणें नहीं पड़ेंगी, किरणें टेढ़ी जाएंगी इधर। अगर यहाँ तक भी जाएंगी तो टेढ़ी जाएंगी। तो यहाँ हमारे यहाँ आ जाती है सर्दी की ऋतु। जब गर्मी के दिनों में जून में सूर्य यहाँ चमकता है सीधे डायरेक्ट, तो यहाँ हमारे यहाँ होती है गर्मी। हमारे यहाँ तब गर्मी होती है, तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी का मौसम होता है। और जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है। अभी दिसंबर की बात है, तो अपने यहाँ इंडिया में बहुत ठंड थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं देशांतर रेखा। लॉन्जिट्यूड
देशांतर रेखाओं की कहें तो ये रेखाएं ऊपर से नीचे खींची जाती हैं, ऊपर से नीचे खींची जाती हैं। एक चीज मैं विशेष तौर पर बता दूं देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा एक अंतर है कि जैसे हमने ये 0 डिग्री अक्षांश बनाया है तो पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल। जैसे ये मार्कर गोल है, ऐसे ही आप मान सकते हैं पृथ्वी गोल है। तो अक्षांश रेखा जो बनाई गई है वो केवल ऐसे सामने नहीं है, वो चारों तरफ है। तो अगर कहा जाए तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, ये वो पूरे गोलाकार में है। तो अक्षांश बोले, इनको अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनको अक्षांश वृत्त। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश वृत्त बोल देंगे, 1 डिग्री अक्षांश वृत्त बोल देंगे, क्योंकि ये चारों तरफ गोलाकार में आएगी। ठीक, लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये पूरे गोलाकार ना होकर आधे साइड तक आएंगी, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। एक लाइन दूसरे साइड जो होगी वो दूसरी देशांतर रेखा होगी। ठीक है, इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ये वृत्त में होती हैं, ये वृत्त में नहीं होती, ये आधे भाग तक होती है। अच्छा, यहां जो देशांतर रेखाओं की बात करें तो यहां 0 डिग्री देशांतर जो माना गया है, 0 डिग्री देशांतर जो रेखा मानी गई है वो ग्रीनविच, लंदन का शहर है यूनाइटेड किंगडम का, तो वहां से होकर जो रेखा जा रही है 0 डिग्री देशांतर, या जिसे प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं, तो उसको माना गया है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से पूर्व की तरफ की रेखाएं, पूर्व की तरफ के देशांतर कहलाते हैं पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री से पीछे की तरफ के कहलाते हैं पश्चिमी। ध्यान रखिएगा, यहां जैसे अक्षांश रेखाओं में बात होती थी तो ऊपर के होते थे उत्तरी अक्षांश, नीचे के होते थे दक्षिणी। यहां क्या होंगे, 0 से इधर के पूर्वी और इधर के पश्चिमी। ध्यान रखें, मैप हमेशा देखा जाता है, मैप हमेशा इससे देखा जाता है कि नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी के अनुसार से मैप देखा जाता है। तो यहाँ जो अक्षांशों की बात होगी वो उत्तरी दक्षिणी होगी, नॉर्थ साउथ। यहाँ जो देशांतर की बात होगी वो पूर्वी पश्चिमी होगी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री से इधर के जो देशांतर हैं वो देशांतर है 180, और इधर के देशांतर हैं जो 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ के वो भी है 180। ठीक है, तो इधर के अक्षांश कहलाते हैं जो भी, जैसे 0 के बाद 1 डिग्री देशांतर, सॉरी 1 डिग्री देशांतर इधर है और 1 डिग्री देशांतर इधर है, मान लीजिए 0 के इधर, तो ये बोला जाएगा 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये बोला जाएगा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, 180 इधर 180 इधर, तो कुल मिला के जो देशांतर की संख्या होगी वो कितनी होगी, 360। या ध्यान रखना है आपको अक्षांशों की संख्या कितनी थी, 181। दोनों को साथ साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों में आपको फर्क पता चलता है। ठीक, अच्छा, इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, ये बीच वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश बताया था यहाँ पर, तो यहां पर जो इनके बीच की दूरी है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो लगभग 111.2 किलोमीटर है। अच्छा, ये रेखाओं के बीच की जो दूरी है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये केवल विषुवत रेखा पर क्यों बताई गई है, क्योंकि ये
यहाँ तो चौड़ी है, यहाँ जाके ऊपर जाके उत्तरी ध्रुव पे जाके और दक्षिणी ध्रुव पे जाके बिल्कुल मिल गई है आपस में। तो यहाँ ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, तो केवल विषुवत रेखा पर इनकी चौड़ाई को लिया गया है, तो वो है 111.2 किलोमीटर। अच्छा, देशांत यहाँ अक्षांश रेखाओं के साथ क्या था कि ये समान रूप से थी, तो इनके बीच की दूरी जो 111 किलोमीटर थी वो फिक्स है, लगभग फिक्स है, हर जगह एक जैसी रहती है 90 तक। 89 से 90 तक जाएंगे तो वो 111 ही है। ठीक। अच्छा, अब पूरी पृथ्वी, ये 360 आप ऐसे सोच सकते हैं कि पृथ्वी पूरा एक अंडा जो गोल होता है तो कितने का होता है, एक सर्किल कितने का होता है, 360 का। देशांतर रेखाओं से समय निर्धारित किया जाता है। जो भी देशों का समय है, हर देश का समय जो निर्धारित हुआ है वो देशांतर रेखाओं से ही हुआ। कैसे? कि पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपना पूरा 24 घंटे में लगभग, तो जाहिर सी बात है कितने कितने अक्षांश घूम गए, 360 देशांतर। भाई ऐसे घूमी, पूरी पृथ्वी घूम गई, तो यानी कि 360 देशांतर घूम गई। तो ऐसे देखें, अगर 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, चौबीस घंटे में, ठीक है। चौबीस गुणा 60 कर दें मिनट बनाने के लिए, तो लगभग हो जाएंगे 1440 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा समय, 1440 बटा 360, तो लगभग कितना आएगा, 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर होगा वो होगा 4 मिनट। यानी कि कोई 0 से और 1 के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 4 मिनट। ठीक। यहां ये आया 1 डिग्री पे 4 मिनट, 1 डिग्री पे 4 मिनट। तो अगर 15 डिग्री पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 4, तो ये 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अब यहाँ ये बात तो समझ में आ गई कि दो देशांतरों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये 0 देशांतर है और ये 1 देशांतर है 1 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर रहेगा वो 4 मिनट। अगर 2 देशांतर पे जाते हैं तो 8 मिनट। इसी प्रकार से देशांतर के अकॉर्डिंग, देशांतर के हिसाब से ही समय का आकलन होता है। हर देश के समय का आकलन इस 0 डिग्री देशांतर से ही होता है। चलिए एक चीज और बताता हूं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का, ये मैं पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूं कि पृथ्वी का जो घूमने का सिस्टम है वो है पश्चिम से पूर्व, यानी कि ऐसे घूमती। और मान लीजिए सूर्य यहाँ इसके सामने, तो ये हिस्सा है पश्चिम का, ये हिस्सा है पूर्व का। तो सबसे पहले जो पूर्व का हिस्सा होगा, उधर हिस्से में जो भी भाग होगा तो उसी जगह पहले सूर्योदय भी होगा और उस जगह का टाइम भी आगे होगा। यानी कि ये जो देशांतर हमने खींचे,
तो यहाँ जो पूर्व के देशांतर है वो आगे हैं, तो यहाँ सूर्योदय पहले होगा। यहाँ पश्चिम के देशांतर पीछे हैं 0 डिग्री से, जैसे ये 0 डिग्री है तो यहाँ बाद में होगा। जैसे जैसे देशांतर यहाँ आगे बढ़ते चलते हैं, यहाँ एक देशांतर पे आगे 4 मिनट प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ एक देशांतर पे पीछे की तरफ 4 मिनट कम हो। तो इसी प्रकार जो हमारा भारत है, भारत में जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी हिस्सा है वो है गुजरात। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, बाद में होता है गुजरात। ठीक। अच्छा, जो टाइम ये जो बताया कि 4 मिनट का अंतर रहता है, इसी से सब देशों के बनाए जाते हैं समय, टाइम जोन बनाए जाते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो हर देश में के लिए अलग अलग टाइम जोन बनता जाएगा, और जो होता भी, लेकिन उसकी गणना होती है 0 डिग्री देशांतर से, ग्रीनविच देशांतर जो ग्रीनविच पे है उससे होती है। अब एक चीज और यहाँ समझने की है कि हर देश में ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही देशांतर हो, एक देश में कई देशांतर होते हैं, लेकिन पूरे देश का एक टाइम रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ही इंडिया का मैप है तो यहां आप देख रहे होंगे ये देशांतर है, ये देशांतर आ रहा है, ये देशांतर की रेखाएं। तो ऐसे अगर करेंगे तो हर जगह का टाइम अलग अलग हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के आदमी अलग घड़ी इस्तेमाल करेगा, उत्तर प्रदेश का अलग इस्तेमाल करेगा, मध्य प्रदेश का अलग, राजस्थान का अलग। लेकिन पूरे देश का एक समय बनाने के लिए एक देशांतर रेखा मानी जाती है जो उस देश के लगभग बीच से जा रही है। तो यहां जो एक देशांतर रेखा है, इसको हटा देता हूं, यहाँ जो देशांतर रेखा है इलाहाबाद के पास नैनी, ये जो देशांतर रेखा है ये है 82.5 ईस्ट, पूर्वी। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया, क्योंकि लगभग भारत के बीच से होकर जाती है। तो इसी के टाइम को, इसी देशांतर के टाइम को भारत का मानक समय कहते हैं। अब इसको मानक समय माना है तो आपको ये जान लेंगे, जैसे यहाँ 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ मान लो भारत का ये नैनी है 82.5, तो हर देशांतर पे बढ़ रहे थे कितने मिनट, हर देशांतर पे बढ़ रहे थे 4 मिनट। तो 82.5 देशांतर पे कितने बढ़ेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। एक देशांतर पर बढ़ रहे थे 4 मिनट, तो 82 पे बढ़ेंगे, 82 इंटू 4 कितने हो गई, 8, 328। अब आधा देशांतर और बचा, तो एक पे हो रहे थे 4 मिनट, तो आधे देशांतर पे कितने होंगे, 2 मिनट। जब एक देशांतर पर 4 मिनट तो आधे देशांतर पर 2 मिनट, तो ये हो जाएंगे 330 मिनट, यानी कि लगभग 5 घंटा 30 मिनट। तो जो भारत का समय है वो 0 देशांतर से, यानी कि ग्रीनविच देशांतर से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है तो 5.5 घंटा आगे। ठीक। अगर इसी 0 से इधर की तरफ लें हम 82.5 वेस्ट, तो यहां 5.5 घंटा माइनस के होंगे, यहां प्लस के होंगे
तो यहां होंगे माइनस के। एक एग्जांपल से समझे कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर बजते हैं 12 PM हो रहा है। ये एग्जाम में भी आता है कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच देशांतर पर, या ऐसे पूछता है लंदन का समय 12 बजे है दोपहर, तो भारत का समय होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 5.5 घंटा आगे रहता है, तो 12 में 5.5 जोड़ेंगे तो 5:30 बजे शाम के, यानी 5:30 PM। यहां बजेगा इंडिया में 5:30 PM। लेकिन वही 82.5 वेस्ट पश्चिमी देशांतर की बात होगी, तो वहां दोपहर के 12 हैं, दोपहर के 12 में से माइनस 5.5 घंटे करेंगे तो कितना होगा, सुबह के 6:30। तो इस तरह से हर देश के अलग अलग टाइम जोन है। हर देश ने अपने देश से होकर गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को टाइम जोन बना दिया है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहां लगभग 10-11 टाइम जोन है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, तो वहां उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। इधर अमेरिका में भी लगभग 5 टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में अभी एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां ध्यान रखना, ये जो रेखा जा रही है, देखिए उत्तर प्रदेश, यहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजर। तो ये नोट डाउन करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है, जो अक्षांश रेखा की बात करी जाए तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा थी, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्षांश रेखा कितने 23.5 डिग्री अक्षांश या कर्क रेखा अक्षांश या कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां देखेंगे आप, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी यहाँ गुजरात के बाद में राजस्थान और है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर 5वां झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। आगे की वीडियोज में हम ये आगे आपको बताएंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, जैसे यहाँ तो केवल हमें इंडिया दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने बताया ना आपको पूरे पृथ्वी से ये कर्क रेखा है इधर, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो ये पूरे ग्लोब पे है, यानी पूरी पृथ्वी पे है। तो इससे होकर गुजरने वाले देश, मकर रेखा से गुजरने वाले देश, 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले देश, इन सब के बारे में हम अगली वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।